नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन द एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे। हम हमारी लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, इट इज अबाउट द इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, एंड ऑफ कोर्स द ग्रोथ हियर इज रिप्रेजेंटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब दोस्तों यहां पे बेसिकली हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको यह समझा देता हूं। यहां पे हम ये बात करने जा रहे हैं कि हम किस चीज पे फोकस दें, वेदर वी फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ और वी शुड फोकस ऑन द इनइक्वालिटी। मतलब कि बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए हम ये समझना चाहते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे यहां जो अंबानी जी हैं, राइट, और हमारे यहां जो धारावी में रहने वाले लोग हैं, हम इनके बीच में किस तरीके से समानता ला पाएं, हमें इस पे फोकस करना चाहिए, या हमें यह फोकस करना चाहिए कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको हम इतना ज्यादा बढ़ा दें कि अंबानी जी नो डाउट उससे प्रॉफिट कमाएं, मगर ये जो धारावी में हमारे लोग रह रहे हैं इनको भी वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो और ये अपने आप को एब्जेक्ट पॉवर्टी से ऊपर उठा पाए। हम यहां पे इस चीज को देखना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए कि हम इस पूरे चैप्टर में किस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम इस चैप्टर में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वेदर वी शुड फोकस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ और वी शुड फोकस ऑन द इनइक्वालिटी। अब दोस्तों यहां पे आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पे एक शब्द यूज किया पॉवर्टी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से सारे लोग पॉवर्टी का मतलब जानते होंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, हाँ आसान सी बात है, गरीबी। अगर मैं एब्जेक्ट पॉवर्टी बोलता हूं तो आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि जिन किसी को भी बेसिक मिनिमम नीड्स नहीं मिलती या उनकी बेसिक मिनिमम नीड्स फुलफिल नहीं होती। अब बेसिक मिनिमम नीड्स में क्या आता है, बेसिकली हम सब जानते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो फूड, क्लॉथ, शेल्टर, राइट। बहुत जगह आपने सुना होगा कि हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एजुकेशन एडप्ट करने की, राइट, हेल्थ फैसिलिटीज जो बेसिक होती हैं। ये कुछ चीज़ें आती हैं जो सोसाइटीज़ या गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं कि हम किन लोगों को पॉवर्टी में मानेंगे। जिनके पास भी बेसिक मिनिमम नीड्स नहीं होंगी उनको हम बिलो पॉवर्टी लाइन का दर्जा देंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं ये गवर्नमेंट तय करती है कि कौन सी बेसिक मिनिमम नीड्स हम तय कर रहे हैं जो हर किसी के पास होनी चाहिए। ये तो हो गई बात पॉवर्टी की। चलिए, उम्मीद करता हूं मैं आप समझ गए। इसी के साथ साथ हम यहां पे कुछ और भी चीजों के बारे में बात करेंगे जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको चाहता हूं कि शुरू में ही दे दूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पे बात करेंगे हेड काउंट रेशियो के बारे में। मैं यहां पे लिख देता हूं हेड काउंट रेशियो। अब ये हेड काउंट रेशियो क्या है, बेसिकली पॉवर्टी मेजर करने के कुछ तरीके हैं, इनको हम अभी देखते हैं। इसके बाद में एक आपको इकोनॉमिक सर्वे बताएगा RPR के बारे में, जिसका मतलब होगा रिच टू पुअर रेशियो। इसके बाद आपको एक देखने को मिलेगा मल्टी डायमेंशनल। जैसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी पता होगा कि हमारे यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है जिसके 10 पैरामीटर्स होते हैं, राइट, 10 पैरामीटर्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसका भी हेड काउंट रेशियो होता है। अभी हेड काउंट रेशियो क्या है, बेसिकली हम उतने सारे हेड को काउंट करना चाहते हैं जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है, राइट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में डिफरेंस होता है, और ये दो तरीके की पॉवर्टी हम लोग मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपका जवाब होगा या सवाल होगा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का बहुत ही आसान से अगर मैं आपको समझाना चाहूं, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और यही वो लाइन कहलाएगी जिसके नीचे आने वाले लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे।
अब जनरली आपने सुना होगा कि $1 अ डे 1919 में वर्ल्ड बैंक ने बोल दिया था पॉवर्टी। तो बेसिकली मैं मान लेता हूं कि यहां पे हम लोग रुपी ले लेते हैं 30 रुपीज, ठीक है। अब 30 रुपीज अगर हमने लिमिट तय कर दी, ठीक है दोस्त, तो इसके ऊपर जितने भी लोग पैसा कमा रहे होंगे वो किस में आ जाएंगे, अबव पॉवर्टी लाइन में। और इसके नीचे जितने भी लोग पैसा कमा रहे होंगे मतलब कि 30 रुपए से कम, वो किस में आ जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन में। तो ये कहलाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहां पे हम डिफाइन कर दें कि जितनी भी चीजें या मतलब जो भी व्यक्ति 30 रुपए से कम कमाएगा उसको बिलो पॉवर्टी लाइन में डाल दिया जाएगा। क्लियर हो रही है बात। और 30 रुपए से जो भी ज्यादा कमाएगा उसको अबव पॉवर्टी लाइन में कहा जाएगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आएगा हमारे सामने हेड काउंट रेशियो का। वापस से वही लाइन ड्रॉ करता हूं मैं 30 रुपए पर डे वाली, और मैं ये मान लेता हूं कि इस 30 रुपए के नीचे लाए करने वाले लोग हैं वो हैं 6, राइट। और इसके ऊपर लाए करने वाले लोग हैं मान लेता हूं मैं 4, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हेड काउंट रेशियो कितना आएगा, नीचे वाले लोग डेट इज 6 डिवाइड बाय टोटल लोग, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, डिवाइड बाय 10, ये हेड काउंट रेशियो हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। मगर फिर रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, जब भी किसी एक नॉर्मल व्यक्ति से कंपैरिजन करके देखा जाता है इन रिलेटिव टर्म्स, तो उसे कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी। ये दो चीजें होती हैं। और हेड काउंट रेशियो की जो हम बात कर रहे थे, ये हेड काउंट रेशियो हम मेजर कर रहे हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए, ठीक है। तो यहां पे आप, मैं उम्मीद करता हूं समझ पा रहे हो। इसके बाद रिच टू पुअर रेशियो क्या होता है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पे दोस्तों रिच टू पुअर रेशियो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, अगेन पॉवर्टी लाइन। अब यहां पे क्या होता है, स्ट्रेटा में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ लोग यहां लाए कर रहे होंगे, कुछ लोग इनसे भी ऊपर होंगे, और कुछ लोग तो इतने ऊपर होंगे जैसे अंबानी जी, राइट। और कुछ लोग यहां पे होंगे, कुछ लोग यहां पे होंगे, और कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पुअर होते हैं, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बोलते हैं। तो रिच टू पुअर रेशियो कैसे निकलता है, यहां पे हम इनका और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्लियर हो रही है बात। इसको बोला जाता है रिच टू पुअर रेशियो। अब क्या आपको नहीं लग रहा दोस्तों कि ये जो रिच टू पुअर रेशियो है, यही तो इनइक्वालिटी होती है ना। इनइक्वालिटी का मतलब हम क्या समझते हैं, जो सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच में डिफरेंस है उसको इनइक्वालिटी बोला जाता है। तो ये जो रिच टू पुअर रेशियो है, यही तो इनइक्वालिटी है। और इसी तर्ज पे हम इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि आप इस पे ध्यान ही क्यों दे रहे हो, किस पे, इनइक्वालिटी पे। आप तो रिच टू पुअर रेशियो पे ध्यान दो, आप इन लोगों को ऊपर उठाओ, इनइक्वालिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये इकोनॉमिक सर्वे बोलना चाह रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है। जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए, वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आवर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवेल्युएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू, वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो video.onlyias.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं। एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स।
तो अब हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे और देखते हैं कि इसका क्या कहना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे ये बोलना चाह रहा है कि एथिकल वेल्थ क्रिएशन पे हमको ध्यान देना चाहिए, जहां पे मार्केट का जो इनविजिबल हैंड है विद द हैंड ऑफ ट्रस्ट, ये पिछले इकोनॉमिक सर्वे के, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी यूज किया गया था। ये इंडिया को इकोनॉमिकली डेवलप करने में हेल्प करेगा। यहां पे हमको ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से हमें इनइक्वलिटी पे ध्यान न देते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां पे एक आर्गुमेंट दिया जाएगा और उसको प्रूफ किया जाएगा कि किस तरीके से जो इनइक्वलिटी होती है ये किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं होती है, बल्कि ये कैपिटलिज्म का एक इसेंशियल फीचर है। मतलब कि हम सब जानते हैं कि कैपिटलिस्टिक काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरीके से काम होता है। हम जानते हैं कि यहां पे प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव ऑन किया जाता है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है और जो इकोनॉमी को लीड करता है वो गवर्नमेंट ना होके प्राइवेट सेक्टर होता है। तो यहां पे यही कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी हमारे लिए इस इकोनॉमिक सर्वे ने सॉल्व करने की कोशिश की है और हमें यह बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा पाते हैं तो इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये हमारे सारे सोशल इंडिकेटर्स को, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ऊपर ले आ सकता है और हमारे यहां मिलियंस ऑफ लोग जो पॉवर्टी में रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, उनको पॉवर्टी से एलिवेट कर सकता है। तो आपका सवाल यह होगा कि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा जैसे हमारी हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, बर्थ एंड डेथ रेट्स, फर्टिलिटी रेट्स, क्राइम, ड्रग यूसेज, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ से ये सारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो सकते हैं। तो यहां पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही अलग चीज, जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। हम यहां पे देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे जब हमारे देश में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि आज तक देखिए जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही मैं सोच रहा हूं कि इनइक्वालिटी तो यार बहुत बुरा होता है, इनइक्वालिटी बढ़ने से ये सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे कैसे हो सकते हैं। मगर हम ये देखेंगे कि कैसे इनइक्वालिटी बढ़ने से भी ये सारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो पाएंगे। क्योंकि जब हम ये देखेंगे कि देखो, वापस से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमको तो सिर्फ ध्यान देना है। हमको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अंबानी जी कितना ऊपर बढ़ रहे हैं, हमको तो ये मतलब होना चाहिए कि हमारे यहां जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं वो कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो कैपिटलिज्म में ये तो बिल्कुल होगा कि अंबानी जी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे और ये बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मतलब मगर मुद्दा ये है कि एटलीस्ट ये बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रह रहे हैं वो आगे तो बढ़ रहे हैं, पॉवर्टी से एलिवेट तो हो रहे हैं। तो भले ही इनमें इनइक्वालिटी डेवलप हो रही है, अंबानी जी और ज्यादा अमीर हो रहे हैं और नीचे वाले लोग थोड़े भले ही कम अमीर हो रहे हैं, मगर एटलीस्ट वो पॉवर्टी से एलिवेट हो रहे हैं। आपको यहां पे ये समझना है और ये जब ही मुमकिन है जब हमारा देश कैपिटलिज्म या इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देगा, न कि इनइक्वालिटी पे। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पा रहा हूं। इसी के साथ हम लोग यहां से कंपैरिजन भी करेंगे। हम यहां से कंपैरिजन करेंगे एडवांस्ड इकोनॉमीज के साथ में। मैं आपको ये बताऊंगा ग्राफ्स के थ्रू, जो इकोनॉमिक सर्वे ने हमको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये चीज एडवांस्ड इकोनॉमीज में काम नहीं करती। मतलब कि हम यहां पे इस चैप्टर को आगे पढ़ते पढ़ते ये देखेंगे कि एडवांस्ड इकोनॉमीज जो होती हैं, यहां पे दोस्तों जो ग्रोथ रेट है वो भी कम है, साथ ही साथ अगर पॉवर्टी की बात करें तो वो भी कम है। वहीं अगर जस्ट इसके उल्टे इंडिया की बात करें तो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो भी बहुत ज्यादा है और हमारे यहां पे पॉवर्टी जो है वो भी बहुत ज्यादा है। तो हमारे लिए इकोनॉमिक सर्वे हिदायत ये देता है कि इंडिया जो है उसको इनइक्वालिटी पे फोकस ना करके पॉवर्टी पे फोकस करना चाहिए। वहीं जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जिनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अब अपने लोगों को पॉवर्टी से, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि वहां पे बेसिक नीड्स बहुत सारे लोगों के पास में, राइट, तो उनको इनइक्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। आप बात समझ पा रहे हो मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमारे यहां पे पॉवर्टी में बहुत ज्यादा लोग हैं
इसी कारण से हमको बोला गया है, हिदायत दी गई है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन द इनइक्वालिटी, रादर वी शुड फोकस ऑन द ग्रोथ सो दैट आर लिविंग इन द एब्जेक्ट पॉवर्टी इन आर कंट्री कैन बी एलिविएटेड। वहीं एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए बोला है क्योंकि आपके यहाँ पॉवर्टी लेवल बहुत कम है, एंड सो यू शुड फोकस ऑन इन इक्वेलिटी, आपको इन इक्वेलिटी पे फोकस देना चाहिए। और इसी कारण से यहां पे ये लिखा हुआ है कि अनलाइक इन एडवांस्ड इकोनॉमीज, जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है और इन इक्वेलिटी है वो कन्वर्ज करता है इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। मतलब कि हमारे यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन इक्वेलिटी बढ़ने के साथ बेहतर होते हैं, मगर एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए ये चीज सही नहीं है। अब यहां पे बात की है ओवरऑल पाई की। ये ओवरऑल पाई ये बता रहा है कि आप अपनी ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ करो, इससे आपके यहां पे पॉवर्टी से अपने आप लोग बाहर आ जाएंगे। यहां पे जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको एक अलग नजरिए से दिखाने की कोशिश की गई है। यहां पे यह बताने की कोशिश की गई है कि आप जो ये चीज बोल रहे हो कि अंबानी जी के पास, अगेन मैं एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, चलिए अब अडानी जी पे आ जाते हैं। ठीक है, एक अडानी जी और एक धारावी में रहने वाला व्यक्ति, हम ये चाहते हैं कि अंबानी जी के पास 1 रुपए जाए और इस धारावी के में जो व्यक्ति रह रहा है इसके पास भी 1 रुपए जाए। हम इस तरीके का रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं विच इज फेवरिंग द इक्वेलिटी, राइट। ठीक है, दोनों को इक्वल पैसा मिल रहा है, जिसको हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पढ़ते हैं, जिसको इक्विटी के नाम से आप जानते हो, राइट। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बराबर मिले, अडानी को भी और धारावी में रहने वाले व्यक्ति को भी। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इतनी ग्रोथ करो कि भले ही अंबानी जी को 5 रुपए मिले मगर इस व्यक्ति को 3 रुपए मिले। मतलब कि आप अभी तक ग्रो करने की बात कर रहे हो 2 रुपए की। ठीक है, तो आप क्यों ना बात करो कि हम 8 रुपए की ग्रोथ करेंगे ताकि इस व्यक्ति को भी 2 रुपए ज्यादा मिले, भले ही अंबानी जी को ज्यादा रुपए मिल जाए, मगर आप तो इस पे फोकस करो, इस धारावी वाले व्यक्ति पे, कि इसको 2 रुपए ज्यादा कैसे मिले। यही चीज हमको यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। यहां पे दोस्तों हमें एग्जाम्पल दिया गया है चाइना का, फ्यूचर स्लाइड में मैं आपको यह भी बताऊंगा, मगर ये एक न्यूज थी, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। हाल ही में चाइना के प्रेसिडेंट साहब ने कंप्लीट विक्ट्री बताई थी इन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, और यह बात तो बिल्कुल सच है कि चाइना हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल कंट्री टू एलिविएट इट्स पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन। चाइना में बहुत सारी बहुत मास लेवल में लोगों को अबव पॉवर्टी लाइन में लाया गया है। क्यों? क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे, बिकॉज चाइना हैज फोकस होल्स ओनली ऑन द ग्रोथ। इन्होंने ग्रोथ पे ध्यान दिया, जिस कारण से पॉवर्टी से लोग अपने आप ऊपर उठते चले गए। तो बिल्कुल यही मॉड्यूल क्या हम नहीं अपना सकते? हाँ, चाइना में आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि वहां पे जो इनइक्वेलिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब कि जो रिच हैं वो सुपर रिच हैं, राइट। यहां पे जो रिच हैं वो सुपर रिच हैं और जो पुअर हैं वो भी सुपर पुअर है, मतलब बहुत ज्यादा गरीब है। ये इनइक्वेलिटी बड़ी है। बट देन टू, जब आप मिलियंस ऑफ लोगों को अबव पॉवर्टी लाइन में उठा रहे हो तो आपकी ग्रोथ जस्टिशिएबल है। यहां पे हम चाइना का एग्जांपल लेके ये भी समझेंगे। तो चलिए चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं हमारे सारे सोशो इकोनॉमिक आउटकम्स पे, और देखते हैं कि ग्रोथ और इनइक्वेलिटी से जब हम इसको कंपेयर करके देखते हैं तो क्या आउटकम आता है। और इस आउटकम को हम मेजर करेंगे इंडिया के लिए, साथ ही साथ एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए, जिसमें हमको यह देखने को मिलेगा कि जो हेल्थ आउटकम का इंडेक्स है वो पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहा है विद बोथ इनइक्वेलिटी एंड इनकम पर कैपिटा अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स। जैसे जैसे इनकम पर कैपिटा बढ़ेगी हेल्थ आउटकम अच्छे होंगे, और इनइक्वेलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हेल्थ आउटकम अच्छे आएंगे। वहीं अगर एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए हम देखेंगे इनइक्वेलिटी का कोरिलेशन, तो ये हमको नेगेटिवली दिखेगा विद द इंडेक्स ऑफ हेल्थ एंड सोशल आउटकम्स। वहीं अगर इनकम पर कैपिटा की बात देखेंगे हम लोग, तो यहां पे हमें पॉजिटिवली कोरिलेशन देखने को मिलेगा। किसका? एडवांस्ड इकोनॉमीज में। तो चलिए चलते हैं और कोरिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं इनइक्वेलिटी एंड ग्रोथ के बीच में। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ आउटकम्स इंडिया और एडवांस्ड इकोनॉमीज। जैसा कि ये ग्राफ जो है वो स्टेट ऑफ इंडिया को बता रहा है। यहां पे
नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे एनएसडीपी बढ़ रहा है, आप देख पा रहे हो हेल्थ इंडेक्स में वी आर परफॉर्मिंग बेटर। जस्ट लाइक अगर हम यहां पे गिनी कोएफिशिएंट लिखा है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, बट फॉर अ टाइम बीइंग यहां पे आप इस गिनी कोएफिशिएंट को इनइक्वालिटी समझ सकते हो कि इनइक्वालिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हेल्थ इंडेक्स में हम लोग देख सकते हो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात हो गई इंडिया की। अगर एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात करें तो आप देख सकते हो कि इनकी नेशनल इनकम पर कैपिटा बढ़ने पे ये भी इनका इंडेक्स ऑफ हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर इनके यहां पे जो इनकम इनइक्वालिटी है अगर उसको बढ़ाया जाए तो उसके कंपैरिजन में जो इनका इंडेक्स है हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम्स का वो नीचे आ रहा है ग्राफ, मतलब ये बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब क्या आया कि हमारे यहां अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो हेल्थ आउटकम्स अच्छे आएंगे, एडवांस्ड इकोनॉमीज में इनकम इनइक्वालिटी अगर बढ़ेगी तो यहां पे हेल्थ के इंडेक्सेस नेगेटिव चले जाएंगे। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है। बेसिकली आप तो इतना समझ लो कि गिनी कोएफिशिएंट एक ऐसा कोएफिशिएंट है जहां पे जीरो जो है इस पे हर कंट्री रीच आउट करने की कोशिश करती है। एक ऐसा कोएफिशिएंट है जो 0 से 1 तक की वैल्यू पे इनइक्वालिटी को नापता है। जब 0 वैल्यू अचीव कर ली जाती है तो यहां पे टोटल इक्वलिटी अचीव हो जाती है, वहीं 1 वाली वैल्यू पे इनइक्वालिटी, टोटल इनइक्वालिटी, ये आप समझ सकते हो गिनी कोएफिशिएंट से, जो कि इनइक्वालिटी का एक पैरामीटर है। अब दोस्तों इसी तर्ज पे यहां पे बहुत सारे पैरामीटर्स हमको दिखाए गए हैं। मैं आपको सारे तो नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको दिखा देता हूं। जैसे एजुकेशन के आउटकम पे अगर हम देखें तो अगेन आपको बिल्कुल सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये स्टेट इन इंडिया की बात चल रही है। वहीं अगर एडवांस्ड इकोनॉमीज का देखोगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न, नेशनल इनकम पर कैपिटा पे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मैथ एंड लिटरेसी स्कोर पे नीचे आता हुआ दिखेगा। उसी तर्ज पे अगला सोशल इंडिकेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिल्कुल आप देख सकते हो हमारे ऊपर जा रहे हैं। और वही इनइक्वालिटी और नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात चल रही है। वहीं एडवांस्ड इकोनॉमीज में ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। यहां पे भी आप देख पा रहे हो इनकी इनकम इक्वालिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। तो आप जितने भी इंडिकेटर्स देखोगे आपको यही पॉजिटिव सेंस देखने को मिलेगा। हाँ, अब आप में से कुछ लोग बोलोगे तो नीचे चलेगा, अरे दोस्त ये पढ़ो तो है क्या, ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, बच्चा मृत्यु दर, तो नीचे ही जाना चाहिए। ठीक है, ये इनइक्वालिटी बढ़ी तो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम हो गया, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ा तो क्या हुआ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया। वहीं इनका अगेन ये ऊपर जा रहा है जो नीचे आना चाहिए था, और ये नीचे जा रहा है जो ऊपर जाना चाहिए था, नहीं ये तो नीचे जाना चाहिए था, ये नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से यहां पे बहुत सारे पैरामीटर्स के थ्रू हमको यहां पे मर्डर रेट, होमिसाइड्स, इनके थ्रू समझाने की कोशिश की है। फिर इसी के बाद में यहां पे एक पैटर्न स्टैब्लिश करके हमको बताने की कोशिश की गई है कि जो ये इनइक्वालिटी का मेजरमेंट है क्या ये सिमिलर है अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स एंड मेजर्स एंड डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो हमको देखने को मिलेगा नहीं। यहां पे आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे यहां पे जैसा कि आप देख भी सकते हो लिखा हुआ है असेट की जो इनइक्वालिटी है, मतलब जैसे कि आपके पास घर है, हो सकता है मेरे पास घर ना हो, ये असेट इनइक्वालिटी हो गई। ये असेट इनइक्वालिटी जो है ये हमारे इंडियन स्टेट्स में ज्यादा है बजाय कि कंजम्पशन इनइक्वालिटी के। और इसी कारण से क्योंकि हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वही मैटर करता है, वही बेहतर होना चाहिए या वही कम होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी कम है। तो इट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट रादर देन इनइक्वालिटी ऑफ असेट्स और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। क्लियर हो रही बात? मतलब कि ये चीज बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पे किसी के पास 2 घर हैं और किसी के पास 1 घर है, मगर ये जो कंजम्पशन पैटर्न की इनइक्वालिटी है ये उतनी ज्यादा नहीं है जो इन टर्म्स ऑफ असेट्स हमको देखने को मिलती है। इसी कारण से जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो हमारे यहाँ की ट्रू इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती, और इसी कारण से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे यहाँ के कंज्यूमर्स हैं वो जो एनकाउंटर करते हैं पॉवर्टी और जो हाउस होल्ड्स करते हैं वो इतनी ज्यादा हमारी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चाइना ने किस तरीके से एक्सेप्शनल स्ट्राइड्स अचीव करी हैं इन रिड्यूसिंग इट्स एक्सट्रीम पॉवर्टी सिंस 1970। अगर डाटा के हिसाब से बात करें तो हेड काउंट रेशियो जो होता है पॉवर्टी का, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, इट हैज रिड्यूस्ड बाय 94%। इट्स अ वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट माइंड यू माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम 1980 टू 2005 इन रूरल चाइना। अगर ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन की बात करें
which is about 21% higher than the line that is set at US dollar 1.9 per day in 2011 परचेसिंग पावर पैरिटी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 1980 से इस कंट्री ने किस तरीके से बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। अगर गिनी कोएफिशिएंट की बात करें जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है अमंग रूरल रेसिडेंट्स इन चाइना, यहां पे ये लोग आगे बढ़े हैं 0.2 से 0.39 और हम मान सकते हैं 62%। तो 32 सालों में इन 32 ईयर्स बिटवीन 1980 एंड 2012 पर कैपिटा इनकम जो है अमंग द रूरल पॉपुलेशन ये 6.9% से एनुअल एवरेज बढ़ रही है। इसी पीरियड की अगर हम बात करें तो बॉटम 20% और 40% हाउसहोल्ड जो हैं इनकी भी इनकम 4.5% से 6% के बीच में एनुअली बढ़ी है। वहीं जो टॉप क्विंटाइल हाउसहोल्ड मतलब जो सबसे ऊपर के दर्ज के लोग हैं, जैसे अभी हमने देखा था ना एक सुपर रिच होते हैं और एक सुपर पुअर, तो ये सुपर रिच की बात कर रहा है टॉप क्विंटाइल हाउसहोल्ड, इनकी इनकम जो है वो 7.5% एनुअली बढ़ी है एज पर वर्ल्ड बैंक। और यहीं पे हमको समझ में आएगा कि जो ह्यूज फॉल इन पॉवर्टी हमको देखने को मिला है वो मिला है पुअरेस्ट क्विंटाइल में, क्योंकि हमने या मैं बोलूं चाइना ने उनकी एनुअल इनकम ओवर अ लॉन्ग टाइम बढ़ा दी। तो यहां पे बेसिकली इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि हमको जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है चाइना का वो कितना सटीक बैठता है हमारी इकोनॉमी के लिए। और फाइनली हमसे क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक सर्वे कि बताओ क्या परफेक्ट इक्वालिटी ऑप्टिमल है, मतलब कि एक व्यक्ति जैसे कि सुपर रिच की अगर हम बात करें वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है, राइट, वो रिस्क लेता है, वो ग्रोथ के लिए मेहनत करता है, और एक है उसके निचले स्तर का व्यक्ति या मैं बोलूं लैडर में नीचे आना वाला व्यक्ति डी, ये कोई रिस्क नहीं लेता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता और इसको सारे बेनिफिट्स ए जितने मिले। तो क्या ये फेयर कंपटीशन है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे हमको एक चीज और बताता है, वो ये बताता है कि सेविंग्स जो है, जो सेविंग्स है वो जिनकी इनकम हाई है उसमें ज्यादा देखने को मिलती है बजाय कि जिनकी इनकम लो है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। तो यहां पे हमको देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो व्यक्ति रिस्क ले रहा है, उसको उसका एडवांटेज मिलना चाहिए, वरना क्या होगा दोस्तों, इट विल रिड्यूस इंडिविजुअल्स इंसेंटिव फॉर वर्क, उसको काम करने में मजा नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा। हमारे यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट नहीं होंगे और वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि जब अंबानी जी इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा? जो पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे ने डील किया था कि हैंड ऑफ ट्रस्ट काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को ज्यादा रेगुलेट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। तो इस तरीके की जब हम बातें सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आए, और वो कब आएगा? जब हम लोग परफेक्ट इक्वलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हिस्टोरिकल एविडेंस में जो वर्ल्ड बैंक ने फाइंडिंग हमें बताई थी इन 2000, वो ये थी कि हम सस्टेन डिक्लाइन पॉवर्टी में जब ही कर पाएंगे ड्यूरिंग 1970s 90s जब हमारी जीडीपी ग्रो होगी बाय 3.5% इन द इनिशियल ईयर्स। इसी के साथ साथ हमारे यहां क्योंकि ग्रोथ हुई थी और हमारे यहां का मीन कंजम्पशन बढ़ा था, इस कारण से हमारे यहां 87% की क्यूमुलेटिव डिक्लाइन देखने को मिली थी हमें पॉवर्टी में। मतलब कि ये आपको ये चीज बता रहा है कि जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो पॉवर्टी से एलिविएट हुए थे लोग, पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठे थे, वो 87% इकोनॉमिक ग्रोथ कारण था उसका, और सिर्फ 13% कारण था रीडिस्ट्रीब्यूशन। जो हम अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे उसके थ्रू सिर्फ 13% वो कारण था जिससे पॉवर्टी एलिवेशन हुआ, बल्कि 87% वो कारण था जीडीपी ग्रोथ का। तो इस तरीके से अगर हम इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर का समअप करें तो ये हमें ये देखने को मिलेगा कि इंडिया को ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, हमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी से हमारे लोगों को निकालना चाहिए। जो ये इनइक्वालिटी है इट विल फॉल इनटू प्लेस बाय इटसेल्फ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। Also, if you have any doubt related to this topic, feel free to ask in the comment. Also, you can download the important and crucial points of this chapter from our Telegram channel. In the end, keep shining. Have a good day. Thank you for hearing us and stay tuned with me for the future lectures. Thank you.